हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध के मापन में किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध, देखिए यहाँ पर P, Q, S और R 4 अज्ञात प्रतिरोध दिए गए हैं, जिसको देखिए इस तरीके से जोड़ा गया है। यहाँ पर बिंदु A और बिंदु C हैं। इन दोनों के मध्य में देखिए एक सेल लगाया गया है और एक कुंजी को कनेक्ट किया गया है। इसी प्रकार बिंदु B और बिंदु D के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी, दूसरी कुंजी को जोड़ दिया है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो ये सेल है, यहाँ से I धारा प्रवाहित होती है। बिंदु जो A है, ये देखिए आपको बिंदु A दिख है। A पर जो 2 भागों में क्या हो रही है, हमारी ये I धारा यहाँ पर बिंदु A पर आने पर 2 भागों में विभक्त हो रही है ना। जहाँ पर I1 धारा P से तथा I-I1 धारा R से होकर के गुजरती है। अब बिंदु P पर, ये देखिए बिंदु B पर I1 धारा, जो ये I1 धारा यहाँ से आ रही थी, ये इस बिंदु B पर विभक्त होकर के I1 माइनस IG धारा जो है प्रतिरोध Q पर, तथा ये IG धारा इस गैल्वेनोमीटर जो धारामापी G है उस प्रतिरोध से होकर के गुजरती है। और जो बिंदु C है, यहाँ पर पुनः हमको ये I धारा जो यहाँ से जा रही थी, ये पुनः हमको यहाँ पर मिल जाती है। इस तरीके से हमारा जो है परिपथ कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना चाहें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बंद परिपथ आपने देखा A, B, D और A। सबसे पहले हम इस बंद परिपथ को कंसीडर करते हैं। इस बंद परिपथ में अगर हम किरचॉफ्स का नियम लगाते हैं तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, जिसको हम ओम का नियम कहते हैं। तो जो V है, वोल्टेज है, वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर है। इसलिए अगर हम इस जो बंद परिपथ में अगर हम किरचॉफ्स का ये नियम लगाएं तो हम देखते हैं कि इस बिंदु A से I1 धारा किस प्रतिरोध से होकर जा रही, बिंदु P से होती हुई जा रही। इसलिए हम लिखते हैं I1 इंटू P। फिर चूँकि हम इसी डायरेक्शन में, हमारे एरो का डायरेक्शन देखिए सेम है, क्योंकि हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने प्लस लगाया। अब हमारे पास प्रतिरोध मिल गया G और उससे कौन सी धारा बह रही है, IG, इसलिए हमने लिख दिया IG इंटू G। अब देखिए हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो प्रतिरोध है या जो करंट का डायरेक्शन है वो उल्टा चल रहा है। देखिए ये उल्टा चल गया, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे और इस प्रतिरोध को I माइनस I1 इंटू R यहाँ पर लिखकर इसको समीकरण हम 1 दे देंगे। हमने इस बंद परिपथ की बात की। अब हम दूसरा बंद परिपथ लेते हैं B, C, D, B। अब हम इस बंद परिपथ की अगर बात करें तो हम देखते हैं, इसमें भी हम किरचॉफ्स का नियम लगाते हैं। तो हमारे ये जो करंट है वो इस तरह से होती हुई जा रही है, तो हम लिखेंगे I1 माइनस IG इंटू Q, जो कि हमने ये लिखा हुआ है। फिर चूँकि हमारी जो करंट है ना, इस तरीके से ये, अब हमारी करंट यहाँ से इस तरह इधर जाती हुई दिख रही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर माइनस साइन लेंगे और I माइनस I1 प्लस IG, और यहाँ पर जो प्रतिरोध है S है उसका इंटू कर देंगे। अब यहाँ से हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब यहाँ भी हमको करंट फिर से उल्टी डायरेक्शन में मिल रही है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया और IG इंटू G, यहाँ पर ये प्रतिरोध का काम कर रहा है और IG हमारे पास करंट है। हमने इसको समीकरण 2 दे दिया। अब हमने जो देखा, हमारी अगर इस स्विच को अगर हम बंद कर दें, मतलब ये ऑन है अगर आपका, तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इस पर विक्षेप 0 दिखाई देगा, मतलब कोई भी इस पर अंतर नहीं होगा। ये विक्षेप 0 होने की वजह से हमारा जो ब्रिज है वो संतुलन की अवस्था में होगा।
और जब ये संतुलन की अवस्था में होगा तब हमारी जो Ig है इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जो गैल्वेनोमीटर से होती हुई कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए हम Ig बराबर 0 रख देते हैं। अब Ig का मान हम समीकरण 1 और 2 में 0 रखते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को देखते हैं, I1P प्लस Ig का मान आप 0 रख दिया इंटू G माइनस I-1 इंटू R। तो हमने इस समीकरण को सॉल्व किया और समीकरण 3 नाम दे दिया। इसी प्रकार हमने समीकरण 2 में हमको Ig का मान 0 रखना है, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखिए समीकरण 2 में यहाँ पर Ig है तो I1 माइनस 0 इंटू Q माइनस I माइनस I1, फिर यहाँ पर प्लस 0 आ जाएगा क्योंकि Ig से बहने वाली करंट 0 है, इंटू S हमने S लिख दिया, फिर यहाँ पर माइनस Ig का मान 0 है इंटू G। तो 0 से जब G का गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए हम समीकरण 3 और 4 को हम व्यवस्थित करके समीकरण 3 में हम समीकरण 4 का भाग दे देते हैं। तो हम समीकरण 3 को अगर व्यवस्थित रूप में देखें तो यहाँ पर I1P बराबर क्या हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू R, क्योंकि ये यहाँ माइनस है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी I1 इंटू Q और बराबर ये यहाँ पर माइनस में है, बराबर के इस तरफ गया तो ये भी प्लस में हो गया। अब हम समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे देते हैं, तो आएगा ये देखिए समीकरण 3 आपका निकल के आया I1P और समीकरण 4 है I1Q। तो हमने I1P भागित I1Q किया है, फिर बराबर के दूसरी तरफ देखते हैं I1 माइनस I1 इंटू R और यहाँ पर I माइनस I1 इंटू S। अगर हम देखें बहुत करीब से तो हम दे पा रहे हैं कि ये I1 से ये I1 कैंसिल हो रहा है और ये I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो रहा है। इस प्रकार अगर हम देखें तो P बटे Q बराबर R बटे S होता है और यही जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है। अगर इसमें किसी भी प्रतिरोध का मान अगर हमें ज्ञात नहीं है तो इस सूत्र में रखते हुए, इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम उस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है मीटर सेतु, जिसका उपयोग हम व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ही वो भी कार्य करता है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।